अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। और शामवीर जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक, सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब और उनके पुत्र भाई उसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव अगले महीने होने वाले हैं और चुनाव होने से ठीक पहले हमारे देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और हिंदू मुसलमान बांटने के पीछे एक ही पार्टी का हाथ हो सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े राजनेता इसमें लग गए हैं। ताज़ा वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो योगी आदित्यनाथ का है और वो साफ साफ बताते हुए दिख रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर में मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं। ये अपनी अचीवमेंट गिना रहे हैं। इसके अलावा रोड पर अब नमाज नहीं होती, इस तरह की बातें कहते हुए योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। इसके अलावा आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आज राजनीति में 2 बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। पहली बदलाव की खबर बिहार से सामने आई है। पूर्व सांसद डॉक्टर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब जो है वो आरजेडी का दामन थाम ली, यानी कि लालू यादव की पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन और भी ज़्यादा मजबूत होगा बिहार के अंदर में। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर जो है वो महाराष्ट्र से निकल के आई है कि महाराष्ट्र में स्वरा भास्कर के पति फहद जो है वो एनसीपी शरद पवार वाले गुट में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि वक्फ बोर्ड के नाम से कुछ अंधभक्त नफरती आईटी सेल के गुर्गे झूठ फैला रहे थे, आज वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौजूदा समय के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और ये वीडियो जो है महाराष्ट्र के अंदर का है, जहां पर योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए थे और प्रचार के दौरान अपनी पार्टी की उपलब्धियां बता रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में कोई विकास का कार्य किया है, वो नहीं गिना रहे हैं। वो गिना रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफिया अपने समाज का छोड़ करके, अपनी जाति का समाज को छोड़ करके, खास तौर से अल्पसंख्यक या फिर दूसरी जातियों के जो माफिया थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया है, उनके प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चला करके उसे सार्वजनिक बना दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अजान की आवाज़ से कुछ नफरतियों को परेशानी होती थी, इसलिए मस्जिद के लाउड स्पीकर को भी हमने उतरवा दिया है। साथ ही साथ रोड पर जो नमाज होती थी उस पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। और ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं होता, दंगा करने की हिम्मत नहीं है। जबकि आप सब जानते हैं कि अभी हाल में ही बहराइच के अंदर दंगा हुआ था और इस दंगा को भड़काने का, फैलाने का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही लगा है। उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने वहीं की सरकार के कई सारे कार्यकर्ताओं, भाजपा के कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के ऊपर आरोप लगाया है। ना सिर्फ आरोप लगाया है बल्कि एफआईआर तक दर्ज करा दी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब दंगा होता ही नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रहा है हम चाहते हैं पहले आप देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई है योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों का रिएक्शन आने लगा है और लोग कह रहे हैं, स्वदेश प्रेम न्यूज़ के नाम से एक हैंडल है ट्विटर पे, ये कहते हैं, जब देश के बड़े संवैधानिक पद पर होकर एक विशेष समुदाय के खिलाफ ऐसे भाषण दिए जाते हैं तब दुख होता है और एक ख्याल आता है कि क्या यही सोच हमारी आज़ादी से पहले होती तो शायद हमें आज़ादी ही नहीं मिलती और आज भी अंग्रेज हम पर राज कर रहे होते। क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की राजनीति वर्तमान समय में देखने को मिल रही है और देश में देश के नागरिकों को आपस में लड़वाया जा रहा है। थू है ऐसी राजनीति पर, इन नेताओं ने सारी हदें पार कर दी है। जबकि पृथ्वी सिंह नाम की यूज़र लिखते हैं, जब कोई और अचीवमेंट नहीं होती है तभी लोग डिवाइड एंड रूल करते हैं। तो आपने देखा कि जनता साफ साफ कह रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अचीवमेंट गिनाने को नहीं होता है तो सीधा सीधा वो देश को बांटने वाली नीतियों को, अपनी आदेशों को अचीवमेंट बताने लगते हैं और वो बताते हैं कि हमने 5 से 10 सालों के अंदर में हम यही करके दिखा पाए हैं और आगे भी यही करेंगे।
उनके पास विकास का मॉडल नहीं होता है, इसलिए वो केवल डिवाइड एंड रूल की बातें करते हुए दिखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो बिहार की राजनीति से सामने आ रही है कि पूर्व सांसद डॉक्टर शहाबुद्दीन, जी हाँ, जो सिवान के बहुत बड़े बाहुबली थे, और उनके बेटे जो हैं वो आरजेडी यानी कि लालू यादव जी की पार्टी में शामिल हो गए हैं। और जैसे ही शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आरजेडी में शामिल हुए, उसके बाद लोग ये मानने लगे हैं कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो मुसलमानों का एक तरफा वोट जो है वो आरजेडी को मिलेगा। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले हिना साहब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के बाद भी वो दूसरे नंबर पर रहता है। आरजेडी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर था, पहले नंबर पर जेडीयू का कैंडिडेट था। अगर आरजेडी से टिकट मिल जाता हिना साहब को, या फिर ओसामा साहब लड़ लिए होते, तो शायद सिवान की सीट आरजेडी जीत गई होती। जहां आरजेडी ने लोकसभा में 4 सीटें अपने दम पर जीती है, 1 सीट और उनकी बढ़ जाती और 1 सीट एनडीए के कम हो जाती। ना सिर्फ आरजेडी की 1 सीट बढ़ती है, बल्कि हो यह भी सकता था कि 1-2 और सीट इंडिया अलायंस जीत जाता। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो गलती आरजेडी इंडिया अलायंस गठबंधन ने किया था, उस गलती को सुधारा है और लालू यादव जी सामने आए हैं। हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब को आरजेडी की सदस्यता दिलाई गई है। काफी बड़ा हुजूम देखने को मिला जब हिना साहब और ओसामा साहब आरजेडी में शामिल हुए हैं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है, तस्वीरें भी वायरल हुई है, और आपको हम दिखाते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना वोट पाया था हिना साहब ने। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जदयू के कैंडिडेट ने चुनाव जीत लिया था, और इनको कुल वोट मिला था 3,86,508 वोट, और इनका वोटिंग परसेंटेज था 38.73। जबकि स्वतंत्र इंडिपेंडेंट लड़ रही थी हिना साहब, शहाबुद्दीन साहब की बेगम साहिबा, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी, किसी पार्टी का उनको समर्थन नहीं मिला था। तब जाकर के वो 2,93,651 वोट पाई थी, और इनका वोटिंग परसेंटेज 29.42 रहा था। जबकि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे उस वक्त अवध बिहारी चौधरी, और इनको मिला था 1,98,823 वोट। आप केवल कल्पना करिए कि उस वक्त हिना साहब राजद के उम्मीदवार होती, और जो 1,98,000 वोट मिला है वो हिना साहब के वोट में अगर जुड़ गया होता तो वो आराम से बड़ी लीड के साथ सिवान की सीट जीत जाती, और 1 सीट इंडिया अलायंस का भी बढ़ता, साथ ही साथ आरजेडी का 5 सांसद इस वक्त होता लोकसभा के अंदर में। लेकिन जो गलती हुई थी उसे सुधार लिया गया है, और जैसे ही हिना साहब आरजेडी में शामिल हुए हैं, लोगों की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। गौतम यादव लिखते हैं, अपनों से ही नाराजगी थी, अब खत्म हो गई। बिहार विधानसभा में यह जोड़ी धमाल मचाएगी। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, लालू प्रसाद यादव, ओसामा साहब, आरजेडी जिंदाबाद। इसके बाद इन्होंने कई तस्वीरें शेयर किया है जिसमें ओसामा साहब और हिना साहब नजर आ रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ। यानी कि अब साफ हो गया है, जब से हिना साहब और ओसामा साहब आरजेडी का दामन थामे हैं, तो 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आप मान के चलिए कि एक तरफा वोट जो है वो आरजेडी को मिलने वाला है, इंडिया अलायंस को मिलने वाला है। कुछ सीटों पर एमआईएम को भी वोट मिल सकती है, लेकिन आप मान के चलिए कि बिहार का मुसलमान हिना साहब के इशारे पे एक तरफा वोट करेगा आरजेडी और इंडिया अलायंस को। दूसरी राजनीति में जो बड़ा बदलाव हुआ है वो महाराष्ट्र से खबर सामने आई है कि स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद जो है वो शामिल हो गए हैं एनसीपी शरद पवार वाली गुट में। एक एनसीपी जो है वो अजित पवार का गुट है, उसमें वो शामिल नहीं हुए हैं, शरद पवार वाले गुट में शामिल हो गए हैं। और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर ट्रेंड करने लगी, और लोग मान के चल रहे हैं कि जो उनके पति हैं फहद अहमद, वो महाराष्ट्र से चुनाव जीत जाएंगे। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद को एनसीपी शरद पवार गुट ने अणुशक्ति नगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। फहद अहमद पूर्व में समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, उनका मुकाबला एनसीपी अजित पवार के गुट के उम्मीदवार सना मलिक से है। कि फहद अहमद के सामने एक बड़ी उम्मीदवार होंगी सना मलिक, जो कि नवाब मलिक की बेटी हैं, और कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी इस सीट के ऊपर। वहीं आज सोशल मीडिया पर वक्फ बोर्ड फिर से एक बार ट्रेंड करने लगा, और ट्रेंड जो है ये अंधभक्त नफरती चिंटू करवा रहे थे, और इसकी वजह थी उनके द्वारा फैलाया गया एक झूठ जो काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस में चला गया था। अंधभक्त और नफरती आईटी सेल ने एक मैसेज बनाया, एक प्रोपेगेंडा बनाया, और लोगों के मोबाइल में डालना शुरू किया कि कर्नाटक में एक जगह है जहां पर किसानों की जमीन है, और 1500 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया, और वो जमीन जो है वक्फ बोर्ड को दे दी गई। और उस जमीन से कांग्रेस के लिए अलग अलग राज्यों में जब चुनाव लड़ती है कांग्रेस, तो उसके लिए फंड दिया जाता है उस जमीन को बेच करके। इस तरह का झूठा नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों की एक संपत्ति वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैलाया गया,
जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि कर्नाटक की ही एक अधिकारी ने पोल पट्टी खोल के रख दिया है कि ऐसा कुछ भी कर्नाटक में नहीं हुआ है। सबसे पहले हम आपको दिखाने चाहेंगे कि नफरती IT सेल और उनके 2 कौड़ी के अंधभक्त फैला के आ रहे थे वक्फ बोर्ड के बारे में। हिंदू जागरण नाम से एक हैंडल है जो झूठ फैलाते हुए लिखता है, जमीन छीन ली गई, वक्फ ने कर्नाटक के विजयपुरा में 1500 एकड़ जमीन पर दावा किया है, किसानों ने वक्फ बोर्ड पर साजिश का आरोप लगाया। असल बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेच कर प्राप्त पैसे से कांग्रेस को फंडिंग की जाती है। इसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर कर दी है। इसके अलावा एक और 2 कौड़ी का अंधभक्त प्रदीप भंडारी भी इसी बात को अंग्रेजी में लिखता है कि कर्नाटक में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है और वो जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी गई है और उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए करती है। लेकिन इन नफरती IT सेल और 2 कौड़ी के अंधभक्तों के झूठ को एक्सपोज करके रख दिया विजयपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जो कि कन्नड़ भाषा में है, वो हम आपको दिखाएंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहे हैं। उसका लबोलवाब यही है, जो झूठी बातें वक्फ बोर्ड के बारे में फैलाई गई है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड ने किसानों की किसी भी जमीन के ऊपर दावा नहीं बोला था, अपना दावा नहीं पेश किया था और ना ही किसी की जमीन बेची गई है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारे देश में नफरत फैलाने के लिए और हिंदू मुसलमानों के बीच में खाइयों को बढ़ाने के लिए नफरती IT सेल, और ये नफरती IT सेल भाजपा का ही IT सेल होता है, उनका RSS से जुड़ा हुआ संगठन के लोग होते हैं जो इस तरह की झूठी बातें फैलाते हैं और हिंदुओं के दिमाग में डालते हैं। जैसे ही ये खबर एक्सपोज हुई है उसके बाद से गोदी मीडिया खामोश है। अगर इस तरह का कोई एक्सपोज जो है विपक्षी पार्टियों के ऊपर हो जाता तो गोदी मीडिया जो है 10 दिन तक रोना मचा के रख देती है अपने चैनलों पर, लेकिन अभी सब खामोश है, गोदी मीडिया भी खामोश है। उनके चैनलों पर कोई और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चल रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर खबर करते उनको नहीं बनी है। आप कैसे देखते हैं इन तमाम खबरों को कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन भी जरूर करें।